सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के फौरन बाद इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस टनल का उद्घाटन करने के बाद लोगों से यहाँ खिताब भी किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि यहाँ का जो विकास है उसको काफ़ी गति मिली है पिछले 10 साल में, और यहाँ टनल बनाने का काम, रोड बनाने का काम या रेलवे से कश्मीर को जोड़ने का काम वो किया जा रहा है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बनी इस सुरंग से चीन और पाकिस्तान से सटे मोर्चे पर सैनिकों और गोला बारूद को पहुंचाना आसान हो जाएगा। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने टनल देखी और इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े अफसरों से बातचीत कर टनल से जुड़ी जानकारियां ली। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री के साथ थे। टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी 2 लेन वाली ये सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। ये टनल कश्मीर और लद्दाख के बीच रणनीति कॉरिडोर का काम करेगी। इसकी वजह से हर मौसम में लेह की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ये सुरंग रणनीति के लिहाज से जितनी महत्वपूर्ण है, टूरिज्म के लिहाज से भी उतनी ही खास है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा से विधायक आतिशी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकी। वो रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय समय पर नहीं पहुंच पाईं। आतिशी निकली तो नामांकन के लिए थी, लेकिन उससे पहले रोड शो भी था। वो सुबह 11:15 बजे कालकाजी मंदिर दर्शन के लिए पहुंची। इसके बाद तकरीबन 12:15 बजे गुरुद्वारा गिरिनगर आकर अरदास किया। फिर 12:45 बजे मनीष सिसोदिया के साथ रोड शो करने लगी। आज चारों ओर कालका जी के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं समर्थन करने के लिए, क्योंकि आज कालका जी के लोगों को भी और दिल्ली के लोगों को भी पता है कि अगर काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। रोड शो तकरीबन 2.5 घंटे तक चला। फिर वो नामांकन के लिए 3 बजे के बाद पहुंची। इस वजह से उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया। नियम के मुताबिक नामांकन 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ही हो सकता है। अब आतिशी अपना नामांकन मंगलवार को करेंगी। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी आमने सामने हैं। इस बार मुद्दा है दिल्ली की झुग्गी बस्तियां। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लैंड यूज बदला। वहीं एलजी का कहना है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों में रह रहे 20,000 परिवारों को 5 साल भले ही किसी ने ना पूछा हो, लेकिन चुनाव आते ही इसको लेकर राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शकूर बस्ती में जमीन का लैंड यूज बदला गया है। 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। जबकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का कहना है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको मेरी सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। दिल्ली एलजी के जवाब में आम आदमी पार्टी ने लैंड यूज बदलने का नोटिस दिखाया। हालांकि उसमें ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के बाद अप्रूवल देने की बात कही हुई है। चुनावी समय में नेताजी तथ्यों पर नहीं, सिर्फ बयानबाजी में विश्वास रखते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एमएलए मोहिंदर गोयल से लंबी पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशियों के पास जो फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मोहर लगी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक मोहिंदर गोयल दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने उनको अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के मामले में पूछताछ के लिए तीसरी बार बुलाया था। पिछले 2 नोटिस पर वो पेश नहीं हुए थे। कल नोटिस मिला था। अच्छा,
और आज सुबह से मैं टाइम मांग रहा था मिलने के लिए, अब उन्होंने टाइम दिया है। नंबर एक तो किसी भी उसके ऊपर विधायक के कहने से कोई भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। दरअसल हाल ही में दिल्ली पुलिस ने संगम विहार इलाके में हुई हत्या के एक मामले में जांच शुरू की तो अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के बारे में जानकारी मिली और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार किए, जिनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनके पास से जो फर्जी दस्तावेज पाए गए उसमें विधायक के हस्ताक्षर थे और मोहर लगी थी। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि जो बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उन्हें दिल्ली में किसने बसाया है। पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को आखिर आज एक सफलता मिली, जब आज बिहार के राज्यपाल ने उनकी पहल पे आंदोलन कर रहे बीपीएससी के छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया। 24 दिन से आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सोमवार को आशा की किरण जागी, जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने 12 दिन से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर से भी अपील की कि वो अनशन खत्म करें। जन स्वराज की टीम ने इतवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी। मेरे से मुख्यमंत्री का मिलना ना जरूरी है और ना मैं मिलना चाहता हूं, और अगर हमको मिलना होगा तो मिलेंगे भी। बात बच्चों से मिलने की है, वो उनकी गलती है। ये मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूल है, राजनीतिक भी और नैतिक भी। अपने राज्य के 5 बच्चों से न मिलना ये कोई बहुत बहादुरी का या राजनीतिक सूझबूझ का परिचय नहीं देता है। आंदोलन कर रहे छात्र सीधे मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार का रुख इसमें नकारात्मक रहा। मामले को फंसा देखकर राज्यपाल ने इसमें दखल दिया और साथ ही आश्वासन भी कि वो इसका कोई न कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत समय दिया हम लोगों को, लगभग 40-45 मिनट वो हम लोगों के साथ बैठे। सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी आपने लिख करके दिया है उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा। छात्र इस मांग पर अड़े हैं कि बीपीएससी की पुनर्परीक्षा हो। वहीं प्रशांत किशोर छात्रों और युवाओं के बहुत सारे मुद्दों को जोड़ के आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। कुल मिला के आंदोलन कर रहे हैं छात्र हों या फिर सरकार, दोनों यह चाहते हैं कि किसी तरह इस मुद्दे का कोई हल निकले और ये लंबा चल रहा आंदोलन खत्म हो। 60 साल से ज्यादा उम्र की लगभग 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं जो 2023 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर मानी गई थी, वो लाडली बहना योजना में तय नियमों के मुताबिक अपनी पात्रता खो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 17 महीने से इस योजना में कोई भी नया नाम क्यों नहीं जुड़ा। रविवार को शाजापुर जिले के काली पीपल में 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए। योजना की शुरुआत में 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिला। अक्टूबर 2023 में संख्या 1 करोड़ 31 लाख तक पहुंच गई थी। अब ये संख्या 1 करोड़ 27 लाख के आसपास है। 31 साल की अर्चना छतरपुर में रहती हैं। पहले आधार कार्ड नहीं था, जब आधार बना तो पोर्टल बंद हो गया, अब फॉर्म नहीं भर पा रही हैं। कागज तैयार नहीं हो पाते जो डेट निकल गई थी। हम बहुत हैरान है, बच्चा यहाँ पैसे भी चाहने आओ। वैसे विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और महेश परमार के सवालों पर सरकार ने साफ कहा था कि वर्तमान 1250 रुपए की मासिक राशि को 3000 तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अनुपूरक बजट में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया था कि योजना में नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया कि इस योजना में ये समय सतत योजना नहीं है और अभी 3000 रुपये करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक कांग्रेस का विधायक बता दे कि लाडली बहनाओं के हित में उन्होंने कोई काम किया। हम तो हमारी बात पर अडिग हैं, हमने जो कहा है वो हम करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को जून 2023 में जबलपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। शुरुआत में 1000 रुपए की राशि दी गई, जिसे 3 महीने बाद बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया। 5 साल में योजना में 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च का अनुमान है। अब तक योजना के तहत 20 किश्त जारी हो चुकी हैं। मुंबई के जिस बहुचर्चित कुर्ला एलिवेटेड कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट का काम 2019 में पूरा हो जाना था, वो अब तक अधूरा है। गौरतलब है कि लगातार काम में देरी होने के बावजूद रेलवे ने ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि 70% राशि का भुगतान कर दिया गया है। मुंबई के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले कुर्ला रेलवे स्टेशन की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाने वाले कुर्ला एलिवेटेड कॉरिडोर का काम अब तक अधूरा पड़ा है। बीकेसी जाने के लिए कम से कम मुझे 45 to 60 मिनट्स लगते हैं
वो भी अगर मैं बाइक से जाता हूँ तो, अगर मैं रिक्शा से ट्रैवल करता हूँ तो कभी कभी मुझे लेट मार्क ही मिलना होता है। शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक इतना जाम रहता है कि पब्लिक जा ही नहीं पाते हैं। यहाँ स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है, तो भी आधा घंटा लग जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बताया है कि ठेके के मुताबिक 2019 में ही ये काम को हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो जो रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी लापरवाही से इस एलिवेटेड रेलवे स्टेशन का काम समय पर पूरा हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो रेलवे डिपार्टमेंट को इस तरह के जो महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है उसे मियाद के पहले पूर्ण करना चाहिए। अगर पूरे नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करना एक होने की आवश्यकता है। रेलवे ने भी इस मामले में अब अपनी सफाई दी है और जल्द से जल्द काम पूरा करने का वादा भी दिया है। जल्द से जल्द ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में फिर 6 लाइन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस कुर्ला स्टेशन के ऊपर बन रही थी वो हमारे लिए छूटेगी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ आज प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती के तट पर शुरू हुआ। आज पहले दिन पौष पूर्णिमा का स्नान था और पहले ही दिन 2.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। ये विहंगम दृश्य महाकुंभ की शुरुआत के दिन संगम तट का है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों से आए लोगों ने पौष पूर्णिमा के मौके पर न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाई बल्कि 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े समागम का आनंद लिया। इतना बड़ा मेला नहीं देखे हैं कभी। मेरा तीसरा कुंभ है मेरा प्रयागराज में। जो व्यवस्था इस वक्त प्रशासन ने कर रखी, बहुत उत्तम व्यवस्था है। हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारा यहाँ दूसरा कुंभ है, दूसरे कुंभ को आए, लेकिन योगी जी की कृपा से बहुत अच्छा है। बहुत भाग्यशाली है जी, बहुत ही आनंद आ रहा है हमारे को। इसको शताब्दी के लिए महत्वपूर्ण दिन है ये। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। मंगलवार यानी मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान है। इस अमृत स्नान में साधु संत संगम में स्नान करेंगे। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन 3 से 4 करोड़ लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने आ सकते हैं। योगी सरकार का अनुमान है कि इस महाकुंभ की समाप्ति तक लगभग 40 से 45 करोड़ लोग इस मेले में शामिल होंगे। राजस्थान के कोटा में एक ऐसा पुलिस कांस्टेबल पकड़ में आया है जो पिछले 5 साल से बिना नौकरी किए सरकारी वेतन उठा रहा था। कांस्टेबल जितेंद्र के पास महिला विधायक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसकी जानकारी न तो महिला विधायक को थी और न ही पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी भनक लग पाई। मामले का खुलासा हुआ तो उसे जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट 5 साल से उठाए गए वेतन को भी रिकवर करने की कवायद में जुटा है। राजस्थान के कोटा में पुलिस तंत्र की लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है जिससे न केवल सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं बल्कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा प्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। मामला कोटा के लाडपुरा का है जहां के विधायक की सिक्योरिटी में तैनात सिपाही बिना ड्यूटी किए ही 5 साल तक सरकारी वेतन उठाता रहा। विधायक कल्पना देवी की सुरक्षा में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को तैनात किया था, लेकिन जितेंद्र न तो विधायक कल्पना देवी के पास पहुँचा और न ही पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज करवाई। ये फर्जीवाड़ा 5 साल तक चलता रहा। हर बार साल के आखिर में जितेंद्र पुलिस लाइन में आकर अपनी ट्रेनिंग करता रहा और कागजों में विधायक के घर गनमैन के तौर पर ड्यूटी के नाम पर वेतन उठाता रहा। 5 साल में जितेंद्र ने सरकारी खजाने से वेतन के रूप में 27 लाख रुपए उठा लिए। अपनी ड्यूटी उसने नहीं, रिपोर्टिंग ही नहीं करी कि लगभग 4 वर्ष से अधिक वो अनुपस्थित रहा, उसे बर्खास्त किया गया। जो तनख्वाह प्राप्त की है उसकी रिकवरी के भी साथ में आदेश दिया। सभी कांस्टेबल अधिकारियों को साल के आखिर में अपनी हथियार का पुलिस लाइन जाकर इंदिराज करवाना पड़ता है। पिछले साल वो जब पुलिस लाइन में नहीं आया तो फोन विधायक कल्पना देवी के पास गया। विधायक ने कहा कि उनके पास शुरू से सुरक्षा गार्ड ही नहीं है। तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कोटा एसपी ने इस मामले में जितेंद्र सिंह को बर्खास्त करने के साथ रिकवरी के भी आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में नव विवाहितों को सलाह दी कि जो भी 4 बच्चे पैदा करेंगे उनको परशुराम कल्याण बोर्ड और मेरी तरफ से 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। रविवार को देश के सबसे साफ शहर इंदौर में सनाढ़ ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने 4 बच्चे पैदा करने वालों को बोर्ड की तरफ से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो मेरा आपसे आग्रह है कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। लेकिन भोपाल में जब एनडीटीवी ने उनके इस बयान पर सवाल पूछा तो राजौरिया ने कहा ये रकम वो खुद देंगे, समाज देगा।
बयान है ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस ने कहा राजौरिया बयान वापस लें, वहीं बीजेपी का कहना है ये उनका निजी बयान है। मुझे तो लगता है कि उन्हें पुनर्विचार अपने वक्तव्य पे करना चाहिए। वो जो भी राय व्यक्त करते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और इस संदर्भ में सरकार के नियम सभी के सामने है। 2023 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष राजौरिया को नियुक्त किया था। बोर्ड मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब समुदाय तक सरकारी कल्याण योजनाएं पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मुंबई पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जाल बिछाकर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा और 1 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए। मुंबई की भायखला पुलिस ने इन 4 आरोपियों को फर्जी नोट छापने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 रुपए के 200 नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि ये लोग मुंबई से सटे पालघर के वाडा में एक टिन शेड में नकली नोट छापने का काम करते थे। आतिफ बलबले, यासिर शेख, भीम बडेला और नीरज वनखड़े इस धंधे में लगे हुए थे। इन्फॉर्मेशन मिला था कि भाईखला जुरिडिक्शन में कुछ लोग 500 रुपए कीमत के कुछ बनावट नोट डिलीवरी करने के लिए आने वाले, वो हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैप लगाया। तो 2 लोग डिलीवरी देने के लिए आए थे और एक ने डिलीवरी लिया। ऐसे तीनों को 1 लाख रुपए 500 रुपए के 1 लाख कीमत के यानी 200 नोट के साथ में हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने अब तक 2 लाख रुपए के नकली नोट खर्च कर दिए हैं जो बाजार में पहुंच चुके हैं। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि 50,000 रुपए से लेकर ये लोग 1 लाख रुपए के फर्जी नोट देते थे। बेंगलुरु के चामराजनगर में गायों पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गायों पर हुए इस हमले की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है और आरोप लगाए कि यह हमला राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की मिसाल है। 30 साल के नसरू को गोवंश के साथ क्रूरता के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने रविवार तड़के 3 गायों के थन को चोट पहुंचाई। गायों का इलाज पशु चिकित्सालय में चल रहा है। सभी खतरे से बाहर हैं। हमें कॉटनपेट पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर विनायक नगर में एक घटना के बारे में जानकारी मिली, जहां 3 गायों के थन पर कैंची चलाई गई थी। तीनों गायों को इलाज के लिए पास के पशु चिकित्सालय में ले जाया गया। गोवंश पर हुए हमले से स्थानीय लोग और हिंदू संगठन खासा नाराज हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा। पुलिस का कहना है कि आरोपी नसरू ने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया। नसरू फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मेरठ में परिवार वालों के व्यवहार से नाराज एक नाबालिग बच्चे ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मेरठ में नवी छात्र की आत्महत्या से परिवार वाले सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि परिवार वालों के व्यवहार से परेशान होकर उसने आत्महत्या की। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर मौत के बाद इंसान का क्या होता है उस बारे में उसने कई वीडियो देखे। थाना क्षेत्र भावनपुर में एक दिन पहले एक अपेक्स कॉलोनी है, उसमें रहने वाला एक लड़का जिसने सुसाइड कर लिया था। मौके पे हमारी फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम पहुंची थी। जांच की गई और उसके बाद शव का पोस्टमार्टम, पंचायतनामा आदि की कार्यवाही करवाई गई। उसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जो विधिक कार्यवाही थी वो थाने के द्वारा की गई है। ऐसी कोई तहरीर उसमें प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई बात होती है तो उसमें अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। नाबालिग का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। इसी को लेकर कई बार परिवार वालों ने उसको समझाया, लेकिन फिर उसने आत्महत्या कर ली।